पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट है एनकाउंटर विद आईपीएस रविंदर सिंह यादव। रविंदर सिंह यादव दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैं। ये 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालते हैं। तो दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसी है, इस पर आज हम इनसे बात करेंगे। और इसके अलावा क्योंकि ये अलग अलग प्रोफाइल में दिल्ली पुलिस में रहे हैं और दिल्ली पुलिस के बाहर भी रहे हैं, तो उसमें किस तरह से इन्होंने जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं उनको कैसे इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तो इन सब बातों पर हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो क्योंकि आप दिल्ली पुलिस में स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, यानी कि दिल्ली की पूरी जो कानून व्यवस्था है वो आप संभालते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार चला रही है वो आरोप लगाती है कि दिल्ली की तो कानून व्यवस्था ही ध्वस्त हो चुकी है। तो दिल्ली पुलिस का क्या कहना है इसको लेकर? सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा कि ये बिल्कुल निराधार और तथ्यहीन है, और वैसे ये राजनीतिक मसला है, उसमें अतिशयोक्ति भी रहती है और उस पर बोलना भी उचित नहीं रहता। लेकिन मुझे खेद बहुत होता है जब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। दिल्ली की कानून व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, अभी अगर वैसे मैं स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, आंकड़ों से मैं कहता हूँ कि आंकड़ों पे कई बार वो जाने के बजाय क्राइम पे ध्यान दो, और जैसे ही कोई केस होता है रजिस्टर करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, ना कि भी आंकड़े मैनेज करो। लेकिन अगर उसके आधार पे भी देखें तो स्ट्रीट क्राइम दिल्ली में इस साल कम हुआ है। अच्छा। रॉबरी जिसे लूटपाट कहते हैं, स्नैचिंग छीना झपटी कहते हैं, दोनों में गिरावट है। अच्छा। जहाँ तक महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात है उसमें भी गिरावट है। तो ये जो एक नैरेटिव बनाना अलग चीज़ है और हकीकत कुछ और है। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे लोग बहुत ही अथक प्रयास से लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं, क्राइम पे पूर्णतः अंकुश लगाया हुआ है, और इसके लिए काफ़ी सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। दिल्ली पुलिस के जवानों को अगर आप देखो, सर्दी गर्मी त्यौहार दिन रात वो लोग मेहनत करते हैं, और उसके लिए हम लोग भी ये उनको मोटिवेट करते हैं और साथ में कदम से कदम मिला के चलते हैं। मैं खुद अपने जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी, डीसीपी के साथ इलाके में फुट पेट्रोलिंग करता हूँ, और पूरे इलाके में घूम के कहाँ पे बदमाश हैं, उनके क्या लाइवलीहुड है, किस तरह से वो आजकल अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हम सुधर गए हैं तो वाकई सुधर गए हैं या नहीं सुधर गए। तो एक एक आदमी की हमने टास्किंग की हुई है कि कौन इसको इस पे निगरानी रखेगा। अगर ये फिर से गलत रास्ते पे चलेगा तो उसको पहले ही हम प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं उसके खिलाफ। तो बहुत ही अच्छे से फिर हमारे जैसे जितने पुलिस स्टेशन हैं उनमें जो क्रैक टीम में लगाते हैं, उसका डीसीपी को निर्देश है कि अच्छे लड़के जो कि वाकई क्राइम और क्रिमिनल पे फोकस करें, ऐसे लोगों को क्रैक टीम में लगाओ। बीट में ऐसे लोगों को लगाओ जिनका ध्यान केवल क्राइम कंट्रोल और क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन लेने का, कोई और अन्य गतिविधियों में है तो उसको तुरंत हटा दो। इसी प्रकार स्पेशल स्टाफ, चौकी प्रभारी, एंटी ऑटो थेफ्ट, नारकोटिक स्क्वाड, सब में चुन चुन के लोगों को लगाया जाए और नॉन परफॉर्मेंस को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाए। मेरिट पे सारा काम हो, इस बात पे फोकस रहता है। और इसी वजह से मुझे लगता है जो मैंने ये रॉबरी स्नैचिंग की बात की, तो उसमें कॉल भी कम है। ये अच्छा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉलों में भी बहुत ज़्यादा गिरावट है। ऐसा नहीं है कि कॉल आई और पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। तो जो पीसीआर कॉल एक बहुत, दिल्ली में रोज़ हज़ारों कॉल बिल्कुल, आती है, हर बिल्कुल। तरह की कॉल आती है, तो उनमें भी रॉबरी स्नैचिंग की कॉल में हर ज़िले में गिरावट है। तो ये मतलब ये अपने आप में बयान करता है, इसमें मतलब मेरे को ज़्यादा जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं। तो फिर क्यों आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती रहती है कि दिल्ली में तो ऐसे हालात हो गए जैसे 1990 के दशक में मुंबई में हुआ करते थे गैंग वार? तो क्यों वो आप लोगों के पीछे पड़ी हुई है? अब वो मैं बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं राजनीतिक पर्सनैलिटी नहीं हूँ। मेरा काम है अपने कर्तव्य का निभाना, अपना मेरा धर्म है कानून की रक्षा करना, शांति सेवा न्याय बनाए रखना। लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, आप भी समझते हैं, हाँ।
और ये सारा जो मामला राजनीतिक जो मसला है और जिसमें पैंतरेबाजी भी होती है, अतिशयोक्ति भी होती है, लेकिन मेरे हिसाब से कानून व्यवस्था कोई इशू नहीं है। कानून व्यवस्था दिल्ली की बहुत बेहतर है। और दिल्ली का अगर पिछले आप 10 साल 20 साल के भी क्राइम स्टेटिस्टिक्स लो तो उसमें सुधार ही हुआ है। ये नहीं है कि जो जिस तरह की बात आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ी है, पहले से बेहतर है अब। इसमें कोई मैं इसको निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मतलब लेकिन जो दिल्ली में जो कुछ कुछ ऐसे मामले हम देख रहे हैं जिसमें लगातार धमकियां मिल रही हैं, गैंग वॉर हो रही है आपस में, कुछ स्नैचिंग के मामले हैं, निश्चित तौर पर गिरावट आई है। तो इन मामलों में लेकर के जो दिल्ली सरकार के एक मंत्री हैं वो तो कहते हैं कि दिल्ली जो है, दिल्ली राजधानी ना होकर के दिल्ली क्राइम की राजधानी हो गई है। तो देखो, एक ज़माने में जब निर्भया रेप हुआ था, 2012 की बात है, तब उसको रेप कैपिटल कह दिया गया था। तो ये चीज़ें उसके बाद हमने निर्भया में, आपको पता ही है कितना काम हुआ था और उस समय वो सब हुआ था। अब ये जो इसमें एक पहलू नया है केवल कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कुछ लड़के डंकी रूट से या वैसे उनको फॉरेन में जाने का जो एक क्रेज़ चला है, वो एक पहलू नया है। उसमें हुआ ये है कि इनकी ज़्यादा, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है या पैसा कमाने की ज़्यादा इच्छा है, वो सारे के सारे किसी न किसी तरह से यूएस जाना चाह रहा है, कोई कनाडा जाना चाह रहा है, कोई यूरोप, और वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब हुआ ये है कि जो पहले ये गैंग्स जो होते थे हरियाणा वगैरह में, वो जमीन के झगड़े के होते। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जैसे आपने नजफगढ़ में मित्राओं, डिचाऊ कला के गैंग्स देखे होंगे। जमीन के प्योर झगड़े पे एक पक्ष ने दूसरे को मारा, फिर उसने तीसरा मारा, फिर चौथा मारा। तो वो समय समय पे इस तरह की वारदात होती थी। फिर एक दौर आया दिल्ली में जब लिकर स्मगलिंग पे जोर आ गया था, जब प्रोहिबिशन था हरियाणा में और सारी लिकर इधर आ रही थी, तो उस तरह के लोग थोड़े से क्राइम पे करने लगे और उन्होंने जो छोटे क्रिमिनल थे उनको इस काम में लगा दिया था। अब ये जो डंकी रूट वाला है, इसमें थोड़ा सा इतना जरूर हो रहा है कि वो जो गैंगस्टर सारे जेल में है, ऐसा नहीं है गैंगस्टर को फ्री रन। पहले हुआ करते मनोज बकरवाला, हाँ जी, टिंकू पहलवान, कई सारे थे। तो अब ये सब जेल में है, कोई बाहर ऑपरेट नहीं कर रहा। मतलब ये बात आपको समझनी पड़ेगी, कोई फ्री नहीं है। किसी पे मकोका भी लगा हुआ है, कोई अंडर ट्रायल है, कोई कन्विक्शन, सारे अंदर है। लेकिन अब क्या हुआ, सोशल मीडिया का इन्होंने उपयोग किया। तो सोशल मीडिया पे जो लड़के बेरोजगार हैं या जो जिनके माँ बाप का कंट्रोल नहीं है, घर की स्थिति उस टाइप की है, उन लड़कों को सोशल मीडिया के थ्रू रिक्रूट करने लगे। और उनसे करते क्या है, आज तक इस एक्सटॉर्शन में आप देखेंगे तो इक्का दुक्का ही कोई जो गंभीर वारदात हुई। ज़्यादातर वारदात किस तरह की होती है कि ये लोग उसको रिक्रूट करेंगे और उसको एक बाइक मिलेगी कि यहाँ से बाइक है और यहाँ ये गूगल मैप पे और ये फ़ोटो है, वहाँ जाके हवा में गोली चला देंगे। अच्छा। वो हरियाणा का किसी गांव का लड़का होगा, राजस्थान में जैसे संपत नेहरा के चूरू जिले का कुछ होगा, या इधर काला जटेड़ी के उधर का होगा, कोई भी, मतलब जो ये है उसके गांव का कोई रिश्तेदारी में या कोई लड़का होगा जो पढ़ाई लिखाई से हटके इसमें चला गया। और उसको फिर ये बाहर जो चला गया उससे वो डब्बा बना के कॉल करा देंगे। अच्छा। जिसका ना कोई प्रॉपर नंबर होता है और वर्चुअल नंबर जनरली यूज़ करते हैं। तो वो एक नया फैक्टर है। उसमें जितनी केंद्रीय एजेंसीज़ हैं, चाहे वो एनआईए है और भी हमारी जो गुप्तचर एजेंसीज़ हैं और हमारे स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच, जिला पुलिस, सब मिलके हम लोग इसको काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि देर सवेर इसका हम अंत कर देंगे। और जो ये कहना कि गैंगस्टर की कैपिटल है, बॉम्बे बन गया है, तो बॉम्बे का तो बिल्कुल अलग पहलू था। जैसा मैंने कहा, यहाँ के ये जमीन के गांव के लड़के हैं। बॉम्बे वाला गोल्ड स्मगलिंग और फिर ये गल्फ से ऑपरेट होता था, दुबई से, कराची से ऑपरेट होता था, वो एकदम एंटायरली डिफरेंट है। इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते आप। तो इसमें मेरा यही कहना है, इवन एक्सटॉर्शन केसेस की जो बात है, वो जो पिछले साल या उससे पिछले साल थे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बस काफ़ी सारे केसेस तो बल्कि इस तरह के हैं जो
जानने वाला है, किसी के घर कोई एम्प्लॉई है, वो इस बात का फायदा उठा रहा है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं मतलब जो कि धमकी वो वगैरह जो नाम केसेस। उस गैंगस्टर का ले रहा है अच्छा, और वो इस तरह से कॉल कर रहा है कि उसको चांस ले रहा है कि मेरे को कुछ 10-20 लाख रुपए मिल जाए तो मैं अपना निकल लूं और अपना नया बिजनेस शुरू कर लूं, कुछ ऐसा काम कर लूं। तो वो भी एक, इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं, लेकिन कई चीज़ें होती हैं हम सबकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते। और दूसरा पहलू ये भी है कि पुलिस पे भरोसा है तभी तो रिपोर्टिंग हो रही है। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। नहीं तो अगर बॉम्बे में तो रिपोर्टिंग ही नहीं होती थी उस जमाने में, बिल्कुल। जब अंडरवर्ल्ड का वो था। हमारे पे भरोसा है और हमने ज़्यादातर केसेस सॉल्व किए हैं इसमें। उन्हीं केसेस में थोड़ी बहुत जो फॉरेन वाला है उसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होते हैं, तो वो उस पर काम चल रहा है। बाकी यहाँ पे अब हमने चुन चुन के जो उनके फुट सोल्जर है, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है, या जो उनको पनाह देते हैं, फाइनेंस करते हैं, सब पे लगातार एक्शन हो रहा है और इसका प्रभाव भी है। वो एक इंसिडेंट हो गया, उसको आप चलाए जाओ महीनों महीनों तक। बिल्कुल सही बात है। अभी आप पीछे देखो कहाँ इंसिडेंट हुआ है, काफी दिन से कोई इंसिडेंट नहीं। मैं एक चीज़ वो देख रहा था सर कि जो अभी जो एक्यूज पकड़े भी जा रहे हैं, और जो आपने, क्योंकि नेचुरली क्राइम में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन मैं कुछ देख रहा हूँ कि जो पकड़े भी गए हैं उनमें से ज़्यादातर एक तो नाबालिग पकड़े जा रहे हैं और फर्स्ट टाइमर है। ये बड़ी अच्छा प्रश्न भी है और बहुत इम्पोर्टेंट पहलू भी है क्राइम का। इसमें ये लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं तो अपने हर जो भी मेरा इंटरेक्शन होता है पब्लिक के साथ या उसमें मैं अपील करता हूँ सभी अभिभावकों से, फैमिली मेम्बर से, कि आप इनको समझाइए, क्योंकि इनको लगता है कि अपराध वाली दुनिया बहुत ग्लैमरस है, चकाचौंध है, जबकि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है इसमें एक बार आप घुस गए तो पूर्णतः अंधेरा है, पूरी ज़िंदगी आपकी तबाह है, आपके परिवार की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है, वकीलों की फीस भरते हुए, जेल कचहरियों के चक्कर लगाते हुए। तो वो जो एज होती है, ये वाली एज सबसे ज़्यादा वनरेबल है, 15, 16, 17, 18। उसमें उसको लगता है ये तो पता नहीं गोली चलाने को मिल जाएगी, मुझे बंदूक मिल जाएगी, और वो उस ट्रैप में फंस जाता है और फिर वो निकल नहीं पाता है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। भाई आप तो जेल में बैठे हो, उससे आप ये काम करा रहे हो ये सोच के कि भाई इसके ऊपर तो सजा लगेगी नहीं क्योंकि ये तो वयस्क नहीं है, नाबालिग है। बिल्कुल। तो हम अभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो इसको डील करते हैं, इनको जुवेनाइल्स के साथ, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब 16 से 18 वर्ग का कोई जुवेनाइल इस तरह के धंधों में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिप्त हो रहा है, गैंग में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, तो उसको एक वयस्क की तरह ट्रीट किया जाए। ये निर्भया के टाइम से बात चल रही है। हाँ, कि तो उसमें उनका दृष्टिकोण ये रहता है कि इसको सुधरने का मौका दिया है, लेकिन सुधरने ये देते नहीं। जब एक बार गैंग से टच में आ गया तो वो तो उसको यूज़ करते रहते हैं और उसको छोटा मोटा लालच दे देते हैं। कई केस तो ऐसे हुए, मैं मतलब देख के मुझे हैरानी होती है कि उसको बढ़िया जोड़ी जूते दिए, एक बढ़िया उसको कपड़े दिए, कोई एक गॉगल दिया कि जा तू ये काम करके आ जा। बस इतने हाँ सी कि चीज़ों तेरे के को, लिए। हाँ बस तेरे साथ हम खड़े हैं भाई, तेरे साथ हैं। मतलब कमाल है, उसने वो अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहा है और उसको बाद में तेरा देख लेंगे, तेरा ख्याल रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बाद में कोई ख्याल नहीं रखता। बाद में वो उसको छोड़ देते हैं या फिर उसको ब्लैकमेल करते रहते हैं कि अब तो तेरा तेरा क्राइम में नाम आ गया, अब तू हमारे साथ नहीं करे तो हम ही तेरा कुछ बिगाड़ देंगे। तो इट इज़ ए ट्रैप, वो उस ट्रैप से बचना चाहिए। समाज को आगे आने की जरूरत है कि खासतौर पे ये जो दोनों चीज होगी, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया, हाँ, ये मैं पूछना चाहता था कि सोशल इसमें मीडिया दोनों कितना। का जो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। हाँ। वो सोशल मीडिया पे कुछ देखता है, अब उसको नहीं पता कि इसके पीछे क्या गड़बड़ है, उसको खाली वो ग्लैमर दिखता है, बिल्कुल। जबकि उसके पीछे ये है कि लाइफ उसकी बर्बाद हो रही है, वो तो नर्क में जा रहा है। तो वो चीज़ समाज को, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको, बच्चों को, जो ख़ास तौर पे 8वीं 9वीं 10वीं में बच्चे आ गए, उनको लगातार एंगेज करना पड़ेगा। आपको कभी ऐसा लगा कि एक्चुअल में ये जो वाकई में इनसे गलती हुई है, या फिर इनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि नहीं मुझे तो अपराधी बनना ही बनना है? और देखो, ये लोग उन लोगों को छांटते हैं जिसका कहीं स्कूल में झगड़ा हुआ हो, कॉलेज में गुट बने हुए हैं, कॉलेज पॉलिटिक्स में झगड़ा हुआ हो,
लॉरेंस बिश्नोई का क्या था, बिल्कुल स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू हुआ। बिल्कुल। तो ये लोग उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। और इसी वजह से कई हाँ स्टेट के अंदर वो जो पॉलिटिक्स है वो बंद हो चुकी है, कॉलेज पॉलिटिक्स। हाँ, तो वो अब वो तो उसके कई पहलू हैं, अभी इतना समय नहीं उस पर जाने का। लेकिन ये उस लोग को, या जैसे कई बार क्या होता है, गांव में पड़ोसियों का झगड़ा हो गया, खेत के ऊपर झगड़ा हो गया, छोटा केस बन गया, हर्ट का केस हो गया, मार पिटाई का केस हो गया, ऐसे लोगों को अरे भाई हम तेरे साथ हैं, हो सकता है दूसरी पार्टी ज़्यादा मजबूत है, हम तेरे साथ खड़े हैं, तू आ, तू पहले हमारे लिए 2 काम कर, तू प्रूव कर। इनका ये बड़ा ही कई केसेस में मैंने देखा है कि तू पहले ये प्रूव कर कि तू हमसे लॉयल है, ये तू 2-3 काम कर, फिर हम तेरे साथ है, तब तक वो फंस गया। तो ये हमारे को बहुत ज़्यादा इस पे काम करने की आवश्यकता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो युवा NGOs हैं, या इवन मैं कहूँगा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, पुलिस, तो अपनी तरफ से तो हम लोग कोशिश करते हैं, बट हमें साथ चाहिए, क्योंकि समस्या बड़ी है, हमें समाज का साथ चाहिए। तो इसके लिए मैं फिर से इस आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि इसमें युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है कि इसमें कुछ नहीं रखा है, ये केवल छलावा है सारा। ये बड़ी आपने अहम बात कही है कि ये जो सोशल मीडिया के ट्रैप में जो आ रहे हैं, तो इसको लेकर के भी आप कुछ, क्योंकि दिल्ली पुलिस वन ऑफ द एडवांस्ड पुलिस फोर्स है जो कि सबसे पहले टेक्निक का इस्तेमाल करती है, तो कुछ इसको लेकर के भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो इस तरह के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, तो उनको फिल्टर आउट करके रोका जा सके। अभी हाल में ही आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक आदेश किया है, जिसमें जितने उपायुक्त हैं हमारे ज़िलों के, DCP ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, उनको ये पावर दिया है कि सोशल मीडिया का जहाँ गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, रिक्रूटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स में, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें उनको अधिकार है कि आगे अथॉरिटी से बात करके उस कंटेंट को हटाया जाए। तो ये एक बड़ा स्टेप है। और तकनीक के मामले में हमारे आयुक्त महोदय भी काफ़ी रुचि रखते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को हम प्रोफेशनल पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। और जैसा आपने अभी नए कानून में देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, इनका बहुत बड़ा फोकस है इस पे, कि जो नए कानून में जैसे ई-साक्ष्य आया है, कि ई-साक्ष्य का अब दिल्ली पुलिस बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है। CCTNS वगैरह तो पहले ही था, और इससे हमें उम्मीद है कि आगे जो कन्विक्शन रेट है, दोष सिद्धि की जो बात है, उसमें काफ़ी वृद्धि होगी। और अब जो एक विशेष सर्कल बना हुआ है कि सालों साल केस चल रहा है, जुडिशरी के पास भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, पुलिस के पास भी बहुत वॉल्यूम है, अब उसके पास उसके ऊपर 5 केस हो गए, 10 केस हो गए, फिर भी वो नहीं है, वो बाहर आ जाता है, बेल मिल जाती है उसको कोर्ट से, फिर वो क्राइम करता है। तो एक बार ये दोष सिद्धि वाला काम हो जाएगा, ई-साक्ष्य के जरिए वीडियोग्राफी होके उसकी सजा हो जाएगी, तो फिर जो ये बार बार अंदर बाहर वाली प्रक्रिया बंद होके जो नहीं सुधर रहा है वो फिर वो अंदर ही रहेगा। तो उससे फर्क काफ़ी पड़ेगा, और हम लोग बहुत आशावान हैं कि ये तकनीक वगैरह जो चल रही है, इसके माध्यम से, तकनीक में हमने और भी 2-3 इनोवेटिव स्टेप्स जैसे दिल्ली पुलिस ने इस साल लिए, जिसमें एक तो है फुट पेट्रोलिंग ऐप बनाया हमने शाहदरा में। वो फुट पेट्रोलिंग ऐप आपको जो भी बीट कांस्टेबल, डिवीज़न ऑफिसर, SHO जाता है इलाके में, तो उसके स्टेप्स को गिनता रहेगा। तो उसमें हमें 2 फ़ायदे नज़र आए। एक तो जब वो इलाके में जाएगा, एक तो गाड़ी में घूम के आ गया, एक वो पब्लिक से इंटरफेस होता है उसका, और वो उसको पता चलता है कि कहाँ गलत गतिविधि हो रही है, अच्छे लोगों से वो बात करेगा, वो भी बताएंगे कि क्या हमारे इलाके में क्या समस्या है। दूसरा फ़ायदा हमें उसका फिटनेस का भी लगा उससे, कि अगर हम उसको 5,000 से 10,000 स्टेप अनिवार्य कर देंगे तो वो चलेगा, तो उसमें, क्योंकि हमारे लोगों को ये बड़ी समस्या है, फिटनेस के लिए टाइम नहीं है, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, खाने की भी डाइट के टाइमिंग नहीं है, तो ये सारी समस्याओं से हम लोग जूझते रहते हैं, परिवार के लिए टाइम नहीं है, तो अगर वो फिटनेस ठीक नहीं रहेगी तो कैसे काम करेगा। तो ये लेकिन मज़ेदार बात है कि धूम मचा ले धूम के टाइम में दिल्ली पुलिस के पास पल्सर मोटरसाइकिल लेकर के आए थे आप लोग, वो ऐसे तेज चला करती थी। आप जॉइंट CP तेज के, तो आप पहले साइकिल पे लेके आए या फुट पेट्रोलिंग पे आ गया? नहीं, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। जैसे हमारा रोहिणी का एरिया है,
या कंझावला, बवाना जो रूरल एरिया है, उसके अंदर लंबी लंबी स्ट्रेच तक खेत ही खेत है, तो उसमें अब जिप्सी में जाना ठीक है अगर 4 आदमी जा रहे हैं पेट्रोलिंग करने के लिए। बाइक का उसके लिए ठीक है जहाँ पे आपका हॉटस्पॉट है, वो जल्दी जल्दी घूम के, यहाँ पे कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं है उस तरह से। फुट पेट्रोलिंग जो बिल्कुल ही अंदर गलियाँ भी नहीं है जिसमें साइकिल भी नहीं जा सके, उसके लिए बहुत अच्छा, खासकर बाजार लगे हुए हैं, घनी आबादी है, उस तरह से। साइकिल का भी जब ईस्टर्न रेंज में हमने शुरू किया था और अभी भी कई कुछ जगह चल रहा है वो, उसमें भी यही था, ध्येय यही था कि फिटनेस भी होगी और साथ में मोटरसाइकिल पे कई बार बहुत तेज़ी से निकल जाता है और उसको इलाके की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हो पाती कि जब साइकिल से ज़्यादा तो आराम से तसल्ली से देखते हुए कहाँ पे क्या गतिविधि है, कौन सी संदिग्ध गतिविधि है, उसको चेक करने की आवश्यकता है। उसको रास्ते में फटाक से रोक लिया, हाँ भाई क्या कर रहे हो, कहाँ से लाए हो, कोई चोरी का सामान तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी आगे आगे तो आधे ज़्यादा तो आपको देख के फिटनेस अपने आप शुरू कर देते होंगे। नहीं, मैं मेरा तो हालांकि मैं आपको अगर असलियत बताऊं तो मेरे साथ तो अभी मैं अरुणाचल में था और मेरे को कमर का दर्द ऐसा हो गया था, वो डायग्नोस भी नहीं हो रहा था, ना ट्रीटमेंट हो पा रहा था और मुझे लगा था कि मैं इतने साल तक इतनी रनिंग करता रहा, भागता रहा और अब आगे मैं कैसे करूँगा। तो वो फिर खैर खुद ही कुछ आयुर्वेद और ये सब करके उसका ठीक किया। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी को थोड़ी एक बीमारी लग जाए, जैसे हमारे पुलिस में बीपी वीपी बहुत जल्दी बढ़ जाता है, वो हो जाता है, फिर वो दवाइयों के सहारे चलने लगता है, तो लीक से हट जाता है। तो उसके लिए मोटिवेशन काफ़ी चाहिए, फिर वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये चीज़ हमने फुट पेट्रोलिंग का हमने यही सोचा था कि दोनों काम हो जाएंगे। जी, अगर वो 8-10 हज़ार स्टेप चलता है तो पेट्रोलिंग भी होगी और उसकी फिटनेस भी होगी, साथ में इलाके का भी जो क्राइम का उसका कंट्रोल है वो बेहतर हो जाएगा। आई एम श्योर आपको देख के ही वो फिटनेस की तरफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्राइम भी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि पैदल दौड़ेगा, देखेगा। हाँ, वो तो आप भी फिट हैं और मेरे ख्याल आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर मेरी फिटनेस नहीं है तो मैं काम में मेरी जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है। और ये पुलिस के साथ हमेशा से बड़ा चैलेंज रहा है कि वो फिटनेस को लेकर के कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उठते रहे, सवाल उठते रहते थे उसके ऊपर, पर मुझे लगता है कि अब आपको देख करके जरूर ये ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना था कि ये तो चलिए ठीक है, बाकी लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, फिटनेस की बात होगी, एक दिल्ली के अंदर बड़ा एक ये हो गया था कि पिछले काफ़ी समय से कोई आतंकी वारदात नहीं हो रही और इसका पूरा क्रेडिट भी आप ही लोगों को जाता है कि आपने रोका हुआ था। लेकिन प्रशांत विहार में लास्ट 2 मंथ में, अक्टूबर नवंबर में 2 छोटे छोटे धमाके हुए हैं, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो धमाके असल में है क्या? देखिए, ये 2 वेरी लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन हुए हैं और वाकई हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारी टीम, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए सब मिलके इसको, अभी भी इसमें अन्वेषण चल रहा है। तो इसमें जो कुछ चीज़ें आई हैं वो मैं अभी इसलिए नहीं शेयर कर पाऊँगा क्योंकि अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और कहीं जो हम जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं वो आगे किसी को अलर्ट करके वो फिर कोई दूसरी तरह कर दे, तो इसलिए मैं इस पर अभी बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर के काफ़ी मामला गर्म भी है। खुद दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी कहा है कि आप घर घर जाके चेकिंग कीजिए और जहाँ पर भी अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, तो आप उनकी पहचान कीजिए और उनको डिपोर्ट कीजिए। तो ये ड्राइव कहाँ तक सक्सेसफुल है और कितने पहचान कर पाए? इसमें ड्राइव पूरी लगातार निरंतर चल रही है। जो हॉटस्पॉट्स हैं इलीगल माइग्रेंट्स के या बांग्लादेशी के, वहाँ पे हमारी टीम्स चेकिंग कर रही हैं और उसमें 2 तरह के, कुछ तो पकड़े गए वाकई। अच्छा। बांग्लादेशी, उसको तो तुरंत डिपोर्टेशन के लिए हम भेज देते हैं एफआरआरओ के थ्रू। वो हमारा लामपुर में और एक शहजादाबाग में 2 डिटेंशन सेंटर हैं दिल्ली में। तो डिपोर्ट कर दिए गए हैं या अभी डिपोर्टेशन सेंटर में? उसमें वो आगे एफआरआरओ फिर आगे उधर बीएसएफ से बात करते हैं वहाँ बांग्लादेश बॉर्डर पे और उसका एक सेट प्रोटोकॉल है, फिर वो यहाँ से भेजे जाते हैं। और दूसरा जो पहलू है कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके थ्रू, उनके पास इंडियन आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स, हाँ, लेकिन वो एक्चुअल में इंडियन नहीं है, तो उस पर थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि अब उस किस आधार पे वो डॉक्यूमेंट्स बने। मान लो स्कूल सर्टिफिकेट है या आधार है या कोई और
किसी बिजली का बिल है, कुछ भी हो सकता है। तो उनकी फिर जांच चलती है और उस जांच में जैसा आएगा, अच्छा काफ़ी केसेस में वो डॉक्यूमेंट्स वेस्ट बंगाल असम साइड के भी हैं, तो उसमें हमारी टीम वहाँ गई हुई है। तो वहाँ पे भी ये बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया ना, क्योंकि वहाँ टीम जाएगी, फिर वहाँ पता करेगी, वहाँ पे भी हो सकता है उन्होंने कुछ और फोर्स डॉक्यूमेंट दिए हो। तो ये थोड़ा सा जिसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट बना लिए उसमें थोड़ा समय लग रहा है। वो लंबा भी है और डिफिकल्ट भी है, क्योंकि चैलेंजिंग भी है, क्योंकि हाँ, दूसरी क्योंकि स्टेट में इतना जा करके। डिस्टेंस है, इतनी मैन पावर वहाँ भेजना, फिर वहाँ से कितना कॉपरेशन मिलता है, क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव से ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बिल्कुल। हो सकता है वहाँ जहाँ पे हम जा रहे हैं उस जगह की लोकल अथॉरिटीज उतना उसको कॉपरेट ना करें, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। और ये और ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा होगा, क्योंकि अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। हाँ, वो तो है ही, लेकिन हमारी तो लगातार ही कोशिश रहती है कि क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट आएगा तो वो क्राइम में लिप्त होने की संभावना ज़्यादा है, बिल्कुल। क्योंकि वो तो अपना क्राइम करके वापस चला जाएगा। यहाँ का क्रिमिनल है तो उस पर एटलीस्ट वो प्रेशर रहता है, फैमिली है, सब कुछ है, तो हमारा तो लगातार ही रहता है। लेकिन जैसा आपने कहा, अभी ये मुद्दा उठा हुआ है और हमारा काम इस पर चल रहा है। अच्छा, चलिए, ये तो होगी दिल्ली की कानून व्यवस्था की बात। अब मैं आपसे बात करता हूँ पुराने केसेस की, क्योंकि आप लंबे समय तक जो हैं क्राइम में भी रहे हैं और अलग अलग राज्यों के अंदर भी रहे हैं। आप गोवा में थे 2008 के समय में। एक बड़ा हीनियस क्राइम हुआ था, ब्रिटिश नागरिक थी लड़की स्कारलेट। तो उसके बारे में बताइए, कैसे हुआ था, नाबालिग थी, और कितना चैलेंजिंग था उसको क्रैक करना। हाँ जी, हाँ, ये मेरे ख्याल 2012 के आसपास की बात है, नहीं सॉरी 2008 की बात है। तो उस समय ये अंजुना बीच पे ये शैक था और वहाँ पे काफ़ी फॉरेनर आते हैं गोवा में, टूरिस्ट जो हैं। और इस केस में बदकिस्मती से लड़की को उसका परिवार छोड़ के चला गया था। अच्छा। और वो मदर कहीं और चली गई थी और उसको वहीं पे जो शैक पे लड़के वड़के थे कि उनके साथ उसको कुछ विश्वास आ गया था कि वहाँ पे छोड़ के चली गई। और फिर इसने रात में जो भी है नशे वशे की हालत में जो भी ये क्राइम हुआ, तो काफ़ी सनसनीखेज हुआ था, क्योंकि एक तो फॉरेन नेशनल थे, एक नाबालिग बच्ची भी थी। और फिर इसको हमने रातों रात क्रैक भी किया था उस समय। बाद में इसका अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ था और सीबीआई को गवर्नमेंट ने इसलिए दिया था क्योंकि इसमें इंटरनेशनल रेमिफिकेशन थे। तो काफ़ी सनसनीखेज मामला था, हमारी टीम ने अच्छा काम किया था। और उसके बाद फिर हमने अगले 2-3 साल इंश्योर किया कि जो बीचेस हैं उन पे फॉरेनर आते हैं लेट नाइट, काफ़ी वहाँ पे पार्टी वगैरह एक्टिविटी होती है, क्योंकि टूरिस्ट आता ही इसीलिए है। तो उसमें हमने काफ़ी कोशिश की अगले 3-4 साल तक, फिर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होने दिया। और साथ में ड्रग्स पे भी हमारा वहाँ पे काफ़ी और फोकस रशियन रहा। माफिया की बड़ी बात सुनने में आई थी उसमें, ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट निकल के आया था? नहीं, उसमें ये लोकल लड़के थे इस वाले केस में। जो रशियन वाली बात थी उसमें ये था कि एक वहाँ पे बीच है, जैसे आरंबोल और ये जो वाला एरिया है, तो उसमें हुआ ये था कि काफ़ी सारे जब भी रशिया आते थे चार्टर्ड प्लेन्स, तो वो लोग उसी एक बीच को उन्होंने पकड़ लिया था। अच्छा। और हो क्या गया था कि वहाँ पे फिर रेस्टोरेंट भी सारे रशियन हो गए थे, अच्छा। मेनू भी रशियन में होता था, और बाहर वाले को वो थोड़ा लाइक नहीं करते थे। तो फिर वो इस तरह की बनी कि इस पे जैसे यहाँ पे रशियंस का कब्जा हो गया, बल्कि ऐसा कुछ था नहीं, आज भी टूरिस्ट वहाँ पे हर तरह के आते हैं। और लेकिन वो बड़ा मुद्दा इसलिए बन गया था। अच्छा, रशियन टूरिस्ट से हमने पूछा कि भाई आप लोग क्यों आते हो, इधर क्यों आते हो? कहते जी सर्दियों में वहाँ पे इतनी ठंड हो जाती है, हाँ, रशिया में, कि वहाँ पे उसका ईंधन वींधन जुटाने में इतना पैसा लग जाता है, गैस वगैरह में। और यहाँ पे तो आगे हमें मतलब बिल्कुल ही धूप है इतनी, दिसंबर जनवरी में हमें शर्ट पहनने की आवश्यकता नहीं है। और रिलेटिवली उनको लगता था कि यहाँ पे खाना पीना भी सस्ता है, तो वो इसलिए आ जाते थे। और ऐसा माफिया वाला कोई एंगल नज़र नहीं आया था कोई। इसके अलावा जब आप स्पेशल सीपी थे तो आपने एक और केस क्रैक किया था, जो कि आप ही की डिपार्टमेंट की एक पुलिस कांस्टेबल थी, मोनिका, और उसमें एक्यूज भी आप ही के डिपार्टमेंट का था। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस था। इसमें हुआ ये था कि ये लड़की दिल्ली पुलिस में थी और फिर ये तैयारी कर रही थी
एग्ज़ाम की, सब इंस्पेक्टर वगैरह की तैयारी कर रही थी। और फिर ये जब ये दिल्ली पुलिस में थी तो ये जो अक्यूज़्ड है, जो मुलजिम है, ये इसके संपर्क में आ गई और ये शादीशुदा होते हुए भी इससे इसका ये इसके पीछे पड़ गया, मतलब एक तरह से। और वो पीछा छुड़ाना चाह रही थी बट ये पीछा छोड़ नहीं रहा था। तो ये तैयारी करने की कोशिश करती थी और ये उसको इधर उधर घुमाने की कोशिश करता रहता। तो 2021 में ये अचानक गायब हो गई और इसने चालाकी क्या की, थाने में जब केस गया तो ये उसी के घर वालों के साथ, उसके घर वालों को इसने ये वो इमेज बना रखी थी कि मैं तो इसका अभिभावक हूँ यहाँ पे, मैं इसकी केयर करता हूँ और मैं तो इसके डिपार्टमेंट में इसका शुभ चिंतक हूँ कि इसको कोई नुकसान ना करे, कोई उस टाइप से। तो उसने उस इमेज का फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे उसने उनके साथ ही वो घूमता रहता और वो इधर उधर से कॉल करा देता कि उसको वहाँ देखा है, ताकि उनको ये शक ना हो कि वो मर गई है। बिल्कुल। उसको शक ना हो कि अभी उधर पंजाब से कॉल आया है, इस शक्ल की लड़की हमने देखी, उधर से कॉल आया। तो ये थाने में ये केस 2 साल तक पड़ा रहा और ये सबको गुमराह करता रहा। मैंने सुना है कि वो कुछ इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग को रखा हुआ था उसने कि घर वाले जब भी फोन करते तो ऐसा भी तो कुछ बहुत बिल्कुल था। और इसने 2 साल तक घर वालों को भी बेवकूफ़ बनाया, पुलिस को भी, कि मैं तो ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। फिर ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र हुआ तो हमने फिर इसको बहुत ही गहनता से देखा कि भी लास्ट सीन भी इसके साथ है। फिर ये जहाँ जहाँ जा रहा है, किससे कॉल आ रही है, ये बड़े फ़ोन, अपना फ़ोन यूज़ नहीं करता था वो सब। जब हमने उसको गहराई से एनालिसिस किया तो हमें फिर इसके एक दो जो टच में लोग थे, इसका एक रिश्तेदार भी था, उनको हम लेके आए कि भाई जब कॉल आई तो तुम वहाँ क्या कर रहे थे उस दिन। और वो सब फिर धीरे धीरे इसकी परत खुलती गई और फिर इसने लास्ट में, अच्छा कई दिन तक तो इसने कबूल करने के बाद भी गुमराह किया। अच्छा। कि नहीं मैं तो यमुना में बहा दिया था। अब यमुना में कहाँ गई बॉडी, क्या, जब तक वो कनेक्ट नहीं हो तो फिर एविडेंस की दिक्कत होती। और फिर बड़ी मुश्किल से इसको हमने अच्छे से और गहनता से इंट्रोगेट किया। फाइनली एक उधर आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक नाले में जाके इसने वो उसको रिकवर कराया। वो कंकाल बन चुके थे, फिर वो बाद में डीएनए वगैरह रिपोर्ट आई। लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग केस था कि एक आदमी जिसने मर्डर किया है वो ही इन्वेस्टिगेटर बना हुआ है। हाँ। इसमें खास बात ये थी कि वो पूरे टाइम उसको पता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का दिमाग क्या चल रहा है, वो उसको पहले ही कवर अप कर रहा है हर चीज़ को। तो आप लोग इससे जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो आप लोग इससे टच में भी रहता था बताने के नहीं लिए? नहीं, हमारे पास तो केस आते ही थोड़े दिन में खोल दिया था हमने। हाँ। जो 2 साल ये पुलिस स्टेशन में केस रहा, उस समय ये उनको सबको उनको पागल बेवकूफ़ बनाता बनाता रहा। रहा, गुमराह करता रहा कि चलो मैं ले चलता हूँ। मैं वो वहाँ जाती थी, वो वहाँ से फ़ोन आया है, ये देख लेते हैं, इस पहलू को देख लेते हैं। इसने उनको ये तो लगने ही नहीं दिया कि ये मर चुकी हो, अच्छा। कि वो तो कहीं दूर जाना चाहती थी। इस तरह का कुछ स्वांग रच के और सबको बेवकूफ़ बनाता। तो जो और उनके लोकल घर टीम वालों को तो इतना शौक लगा कि हमें तो लग रहा था कि वो जिंदा है, जिस तरह की बातें करता था। और लोकल टीम को एक बार भी लगा नहीं कि ये पागल बना रहा है? ये लोकल टीम में क्या होता है, कई बार थाने वाने में इतने सारे काम हो जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ के, और फिर कई बार इन्वेस्टिगेटर चेंज हो जाता है, फिर वो नए सिरे से चलता है। तो हालांकि ये है कि कभी कभी अच्छा इन्वेस्टिगेटर होता है वो जल्दी पकड़ लेता है, तो कभी कभी थोड़ी बहुत चूक रहती भी है। तो मैंने इसमें पढ़ रहा था कहीं पे खबर में कि इसने कोविड का एक अपना एक सर्टिफिकेट भी बनवा दिया था उस लड़की का, ताकि घर वालों को यकीन हो जाए कि हाँ भाई वो तो बिल्कुल ठीक है। कोविड का इंजेक्शन भी लगवाया है उसने, मतलब वैक्सीन भी लगवाया। तो मैंने कहा जैसा सारे हथकंडे इसने अपनाए जो भी हो सकते थे, कि हर तरह से ये एक पोर्ट्रे कर दिया कि वो तो जिंदा है और वो अपनी मर्जी से गई है और वो पता नहीं किसके साथ रह रही है, और आप लोग चिंता मत करो, वो तो ये मैसेज करिए आप चिंता मत तो करो। आपको कहाँ से लगा कि ये हो सकता है, कब लगा कि ये हो सकता है? इसको मैंने पर्सनली इंट्रोगेट किया। तो मैंने फिर जो इंस्पेक्टर और ये एसीपी देख रहे थे, मैंने कहा मेरे को इसकी बातों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और मेरे को लग रहा है ये हमें गुमराह कर रहा है। तो हमने फिर इसकी पूरी डिटेल्स निकाली, इसके कॉल डिटेल्स, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता।
वो सब करके करते जब हम इसको फिर कन्फ्रंट करते गए अगली बार कि यहाँ तू झूठ बोल रहा है, ये भी तेरा झूठ पकड़ा गया, ये भी, तो लास्ट में इसको बताना पड़ा, मतलब इसको मजबूर किया हमने सच बोलने के लिए कि तो अब कोई रास्ता नहीं है सच बोलने के लिए, तब जाके ही केस। बल्कि मैं देख रहा था, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो इसकी बहन है वो आपके पास ऑफिस में आई थी मिलने के लिए जब आपने केस क्रैक कर दिया। उसने किस तरह से आपका धन्यवाद किया था, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की घटना हो जाएगी। वो तो बेचारी इतनी ज़्यादा इमोशनल थी कि मेरा भी वो हो गया उस अपने कि वो चक्कर खा गई, मतलब उसको इतना सदमे में थी कि मैं तो सोच ही नहीं थी कि मेरी बहन मर गई है। वो बेहोश हो गई थी मेरे ऑफिस में, तो उसको काफ़ी सांत्वना दी, उसको फिर अश्योर किया कि हम इन्वेस्टिगेशन अच्छे से किया और वो आगे भी इसका कोर्ट में इसकी पैरवी करेंगे अच्छे से। तो उनको ये था कि उनको क्लोजर मिल गया लाइफ में। अब आप 2 साल से कह रहे हो कि वो मिसिंग है, आपको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, कैसे है, किस रूप में है, तो दुख तो बहुत हुआ कि वो मर गई है, लेकिन वो अब आगे जिंदगी तो अपनी चला रही। वो तो 2 साल से उसकी नौकरी जाने को होगी, वो टीचर थी, उसको इतना प्रताड़ित किया, उसकी जो बहन थी जो पैरवी करने आती थी, जो पूछने आती थी, वो बेचारी मतलब लाइफ में जैसे टूट जाता है ना इंसान कि बहन मिल नहीं रही है, स्कूल जा नहीं सकती कि बहन की तलाश कर रही है, स्कूल से ये आ रहा है कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैं इतना ही मैं मतलब अब उसकी जान तो हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन थोड़ा ये संतोष हुआ कि अब उसको क्लोजर मिल गया फैमिली को कि भाई ये कातिल था और इसको अब उनको न्याय मिल जाएगा और कम से कम हम आगे बढ़ें। अब ये तो उसकी याद हमेशा के लिए तो नहीं मिट सकती, लेकिन एक आगे बढ़ने का एक जीवन में एक छोटा सा सुकून उनके जीवन को हम दे पाए। ऐसे ही एक और केस था, एक लड़की थी निक्की। हाँ जी। मतलब वो तो ज़्यादा हैरान करने वाला इसलिए था क्योंकि जो उसका बॉयफ्रेंड था उसने उसका मर्डर किया और उसके बाद अगले दिन शादी करने भी पहुंच गया। वो तो बहुत ही खराब केस कहूँगा मैं कि एक तो इसने अपने डिफेंस में भी बाद में ये कहा उसको कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की अच्छा। लड़की के कि भाई ये तो लड़की ऐसी थी, जबकि लड़की जो थी वो पूरी तरह से इसी पे डेडिकेटेड थी, उसने कहीं और कुछ नहीं सोचा था और ये उससे शादी कर चुका था। ये अच्छा। किसी को बताया नहीं, ये कह के घर वाले नाराज हो जाएंगे। हमने वो सारे आर्य समाज मंदिर जो नोएडा में वो सारे सर्टिफिकेट निकाले, पुजारी का बयान लिया, सब कुछ, ये बाद की बात है। लेकिन शुरू में जो बहुत ही शॉकिंग कहूँगा मैं कि घर वालों ने दूसरी जगह शादी फिक्स की और ये उसको लेके गया, पूरी दिल्ली घुमाता रहा, निगम बोध घाट ये वो, कि चल तेरे को मनाली घुमा के लाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, और जब मौका लगा तो इसका गर्दन दबा दी इसने, स्ट्रेंगुलेट करके मार दिया और साथ में फिर अपने साथियों को और उसको बुलाया कि इसकी बॉडी को डिस्पोज करना है। इन सब ने मिलके जो इनके खेत में एक कमरे में फ्रिज था उसमें बॉडी को ठूसा और कि अभी तो वहाँ जाना है, शादी करने जाना है, बाद में आके इसको ठिकाने लगाएंगे। मतलब इतनी दर्दनाक खौफनाक मतलब चीज़ है। और फिर उस फ्रिज को भी उल्टा कर दिया कि कोई गलती से आ जाए तो खोल ना ले। अच्छा। उसको भी उल्टा किया। तो हमारे पास जब ये हमारे पास हम क्या करते हैं, थोड़ी क्रिमिनल इंटेलिजेंस रखते हैं कि कहीं कोई गतिविधियाँ हो रही है, ये हो रहा है, तो वो हमारे पास उड़ती उड़ती एक वो सस्पिशियस खबर थी कि कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा। एक ये जो है लड़की तो गायब है, वो कह रहा है कि घूमने गई हुई है, और ये लड़का जो उससे था वो शादी करने जा रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो उसी पे फिर हमने काम करना शुरू किया। फिर हमें ये पता चल गया कि उस जो खेत में जो कमरा है उसमें है जो कुछ है। अच्छा। तो इसमें केस पहले नहीं था, बड़ा ये वो है केस, इसमें कोई मिसिंग नहीं थी, कोई मर्डर का केस नहीं था, कोई हम पुलिस के पास कोई केवल इंफॉर्मेशन अपनी नहीं। जो इंटेलिजेंस के बल पे उस खेत में गए और उसको खुलवाया और फिर उस फ्रिज में देखा कि बॉडी निकली। फिर हमने सारी कार्रवाई शुरू की, इसको अरेस्ट किया, फिर पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी, कैसे कहाँ लेके गया, कैसे मर्डर किया, और लास्ट तक ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन वाली बात है कि लड़की के साथ कुछ भी हो जाए, इसका तो कैरेक्टर खराब। मेरे को ये बात बहुत बुरी लगती है कि जब आप उसके साथ घूमते रहे, उसके साथ शादी की, तब आपको कैरेक्टर वगैरह कुछ नहीं,
जब अपने को उसका मर्डर कर रहे हो और फिर कह रहे हो जी इसका कैरेक्टर खराब। हाँ। तो ये मुझे बहुत खराब लगा, और साथ में कि एक आदमी इतना धोखा दे सकता है किसी को कि उसको मर्डर करके उसकी बॉडी को रख के दूसरी शादी करने जा रहा है। और वो घर भी मेरे ख्याल से पास ही था जहाँ पे शादी हो रही थी इसका, जहाँ पे हाँ, वो 1-2 गांव छोड़ के वहीं आसपास ही था। इसके परिवार के लोग भी शामिल थे इसमें पूरी घटना में, या अभी ये तो वो जो 3-4 लड़के थे वो तो पक्की रूप से शामिल थे, और उसको हमने फिर बाद में इनके परिवार वालों का भी पता चला था कि उनकी नॉलेज में था, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया। लेकिन इसने एक साथ जो है 2 परिवार को तबाह कर दिया, एक लड़की जिसकी हत्या की और दूसरी जिसके साथ शादी की। बिल्कुल 2 परिवार खराब हो गए। वो दूसरी जो बच्ची थी उसके प्रति भी हमारी सहानुभूति है, उसको तो कुछ पता ही नहीं था और उसे शादी करने चला गया। तो वो लोग भी सदमे में आ गए कि ये ऐसे राक्षस से कौन शादी करना बिल्कुल सही चाहेगा। बात है। इससे थोड़ा पहले 18 मई को दिल्ली के अंदर श्रद्धा की हत्या कर दी थी आफ्ताब ने। उसको पीसेस कर करके वहाँ पे फ्रीज के अंदर रख दिया, फिर डिस्पोज ऑफ कर रहा था। ठीक थोड़े दिन बाद 30 मई को ही अंजन दास की पांडव नगर के अंदर हत्या कर दी, वो भी आप ही ने खोला था। उसमें भी पीसेस करके उसकी वाइफ ने, बेटे ने रखा था। फिर ये आया फरवरी के अंदर जिसमें निक्की यादव को फ्रीज में रख दिया। तो तीनों केसेस को कैसे देखते हो और कैसे आपने अलग अलग केसेस को क्रैक किया? क्योंकि एक को साउथ दिल्ली के अंदर डाल रखा है, जंगलों में पीसेस मिल रहे हैं। एक पांडव नगर में जो नदी लेक है उसके आसपास फेंकने जा रहे हैं, फिर ये वाला। हाँ, ये तो एक तो मैं इसमें पहला पहलू तो ये कहना चाहूँगा कि समाज में जो एनोनिमिटी आ गई है कि 2 लड़के लड़की कहीं रह रहे हैं, अब अड़ोसी को कुछ पता ही नहीं कौन है कैसे हैं, उसमें वो क्राइम करने में हिचकिचाता कम है। पहले ही पूरे समाज में रहते थे, घर परिवार के साथ रहते थे, तो एक हिचक रहती थी कि आंखों की शर्म रहती थी। तो उस तरह से ये क्राइम जो पैशन वाले क्राइम्स हैं या जानने वालों के क्राइम, अब हमारे जितने मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर है उसमें ज़्यादातर, या रेप भी है, ज़्यादातर जानने वाले ही होते हैं। रेप में तो आपको जान के हैरानी होगी 99% से ज़्यादा जानने वाले लोग होते हैं। तो उस सब के लिए जो समाज जिस तरफ जा रहा है, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, उन सब की बात आती है। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, उसमें अगर आप, मेरा ये मानना है कि अगर आप उसके क्राइम सीन को अच्छे से करें, जो उसमें किरदार है उनका ठीक से इंट्रोगेशन हो, साइंटिफिक तरीके से सारे फॉरेंसिक एविडेंस लिया जाए, और साथ में प्रोफेशनल ढंग से हम उस पर सोचें कि इसमें क्या हो सकता है, तो अधिकांश केस खुल जाते हैं। मेहनत बहुत लगती है। मेहनत वैसे कहने को होता है कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस करो, पुलिस में कितना भी चाहो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि अनथक काम, मतलब एंडलेस काम है। एक केस दूसरा केस होता रहता है, लॉ एंड ऑर्डर इतने होते रहते हैं, आज धरना है, आज प्रदर्शन है। हमारे जो एसएचओ हैं अभी थाने में, वो एक दिन घर जाता है एक हफ्ते में से। लंबी लंबी ड्यूटीज हैं सबकी स्टाफ की, तो मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फिर वर्क लाइफ बैलेंस आप करोगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये रहता है कि इसको न्याय नहीं मिल पाएगा, पीड़ित के साथ अन्याय हो जाएगा, तो आपकी खुद ही कॉन्शियस अलाउ नहीं करती। तो फिर आप धीरे धीरे अपने लाइफ की फिलॉसफी क्या कर लेते हो कि यार मुझे तो सेवा करनी है। नीचे भी मैं सबको यही करता हूँ कि भाई आप पुलिस में आए हो, आप एक तरफ ये नेगेटिव मत सोचो कि हमारे इतना काम है, हम त्योहार भी नहीं मना पा रहे। दूसरा वो सोचो कि सेवा का मौका भगवान ने दिया, ईश्वर आपको पुण्य करने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उससे करोगे तभी आपको वो जोश रहता है। जैसे मैं सर्विस में आया था तब भी मेरे में यही जज्बा था कि भाई पीड़ित आ जाए तो उसको न्याय दिलाना है, कि उसके केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट करना है, जो उसका जो अक्यूज्ड है उसके खिलाफ एक्शन लेना है, जो भी लॉफुल एक्शन है उसको न्याय दिलाने के लिए अपनी कोई कसर छोड़नी नहीं। तो वो एक जज्बा रखना पड़ता है, नहीं तो फिर आप उसी में रह जाते हैं कि भाई मैं तो परेशान हो गया, और वो नहीं तो फिर आप अभिमन्यु की तरह हो कि उस चक्कर में फंस गए और फिर आप खुद ही खत्म हो गए। हाँ, मैंने तो देखा है आपको कि तो कृष्ण और अर्जुन बनना पड़ेगा कि जितने ये इविल है, जितना पाप है, जितने ये क्राइम है, इसको खत्म करना है मुझे। नहीं, मैंने ये देखा है क्योंकि अब मैं आपको खत्म पूरी तरह तो नहीं हो सकता क्योंकि समाज में बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन अपना भरसक प्रयत्न है कि कम से कम किया जाए, और जो करे उसको फिर दोषी करके उसको सजा दिलवाई जाए। ये मैंने देखा है क्योंकि
आप लगातार जो है अपने एसीपीज, एसएचओज, डीसीपीज के साथ लगातार मीटिंग करते रहते हैं। स्ट्रीट क्राइम को भी कम करने के लिए आप लगातार कोशिश करते रहते हैं। और मोबाइल जो आजकल बड़ा स्नैच होता रहता है, आपने उसको भी ढूंढ करके लोगों तक पहुंचाए हैं आपने। हाँ, हमने तो बड़े बड़े प्रोग्राम किए इसमें। हाँ। इसमें हजारों मोबाइल जो हमने इकट्ठे किए वो सैकड़ों लोगों को दिए। और वो भी एक काम है, क्योंकि अब कई बार तो इतना गरीब आदमी होता है, बड़ी मुश्किल से उसने लोन पे ईएमआई पे मोबाइल लिया है, उसको कोई छीन ले गया लड़का चलते चलते, तो उसको हम ढूंढ के लाते हैं। और कई बार तो दिक्कत भी आई है, तब दुख भी होता है कि वो फॉरेन चला गया मोबाइल, बांग्लादेश पहुंच गया, नेपाल पहुंच गया और कहीं पहुंच गया। लेकिन हमारा कोशिश ये रहती है कि हम उसको ढूंढ के लाए, जिसका है उसको सौंपे। इस नेटवर्क को नहीं पकड़ पाए सर, जो मोबाइल चोरी करके, स्नैचिंग करके नेपाल, बांग्लादेश जो पार कर देते हाँ, हैं? उसमें जो स्नैचर है और जो कुरियर है वो तो हमने गिरफ्तार किए ही है। अब वहाँ की जो कार्रवाई है, जैसा मैंने कहा, इंटरनेशनल में प्रोटोकॉल अलग हो जाते हैं, उसमें समय लग जाता है। जो वहाँ रिसीवर है जो विदेश में, उसमें टाइम लग जाता है। पुलिस फोर्स की मैन पावर को लेकर के भी कभी आपको दिक्कत आती है कि भी शॉर्ट क्रंच है, जितनी फोर्स होनी चाहिए, मेरे ख्याल से 90,000 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन उससे भी कम है। जो आइडियल स्ट्रेंथ है 1 लाख पे होनी चाहिए, 453 पुलिस फोर्स होनी चाहिए, लेकिन अभी भी शायद 380-82 के आसपास ही है आंकड़ा, अगर रेशियो में देखें ये तो। तो बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में। दिल्ली की जो जटिलता है वो और कहीं है नहीं। इतने सारे धरना प्रदर्शन, इतने सारी सघन आबादी है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 25 लाख तो वोटर ही हैं, तो आबादी 50 लाख होगी। दिल्ली की आबादी आज के दिन 3 करोड़ से ज़्यादा ही है। और नई नई लोग आ रहे हैं, बाहर से आते हैं यहाँ पे रोजगार के लिए, हर तरह की वो महत्वाकांक्षा है यहाँ पे। तो वो समस्या बहुत विकराल है। और इसी के लिए, क्योंकि वो वॉल्यूम ऑफ वर्क ज़्यादा है, इसलिए ड्यूटी आवर भी ज़्यादा है कि पेट्रोलिंग भी करनी है, इंतज़ाम भी करना है, कोर्ट में भी जाना है। अभी नेशनल जो प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, उसको दिल्ली पुलिस ने रिक्वेस्ट की हुई है कि हमारा आइडियल मैन पावर हमें मिनिमम कितना चाहिए सूटेबल, उसकी वो स्टडी कर रहे हैं। हमारे एक ऑफिसर थे पहले, वो रिटायर्ड हो गए, वो उसमें शामिल हैं। तो वो हमारे थानों में जाके कि इस थाने में इतना क्राइम है, इतना लॉ एंड ऑर्डर है, तो इसकी नफरी या इसका मैन पावर इतना होना चाहिए। तो वो स्टडी चल रही है। लेकिन जब तक वो स्टडी होगी, फिर रिक्रूटमेंट होगा, उसमें सालों साल लग जाते हैं। तब तक यही एक है कि जितना स्टाफ ऑलरेडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, अपनी अपनी चिंता ना करे, परिवार को भी मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही टाइम दे। बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते, मतलब कंडीशंस ही ऐसी हैं। तो वो सब सेक्रीफाइस तो हमें करने ही पड़ेंगे जब तक वो मैन पावर नहीं आती। तो इतने चैलेंज में भी आपके जो बॉस हैं, जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो रिपोर्ट मांगते रहते हैं भी कैसी कानून व्यवस्था है, तो कितना चैलेंजिंग हो को जाता है। बॉस का तो फर्ज है, मैं जहाँ पे बॉस हूँ मैं अपने लोगों से रिपोर्ट मांगता हूँ कि भाई तुमने क्या किया। और माननीय गृह मंत्री जी का मैं ये कहूँगा कि उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। मैं अपने लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे भी बहुत अच्छे काम करते हैं हमारे डीसीपी, जॉइंट सीपी, तो भी मुझे लगता है कि यहाँ कमी रहेगी, यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वही गृह मंत्री जी के साथ वो भी चाहते हैं कि और बेहतर होना चाहिए, और हम लोग करते हैं, फिर उनके जो निर्देश है और ज़्यादा और मेहनत करने का प्रयास करते हैं। कोई खास इंस्ट्रक्शन, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले भी आप लोगों से रिपोर्ट मांगी गई थी दिल्ली की कानून व्यवस्था को नहीं, लेकर। उनके तो बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्राइम, क्रिमिनल सब पे फोकस होना चाहिए और मेरिट पे सारा काम होना चाहिए और कानून का जो है वर्चस्व होना चाहिए। तो वो चीज़ें उसको, वो हमारे को अच्छा भी लगता है कि वो उसी चीज़ पे फोकस है जो एक हमारा कर्तव्य भी है, पुलिस का धर्म भी है, न्याय और इसकी सुरक्षा करना लोगों की। तो उसी पे फोकस रहता है। और ये बल्कि हमारे लिए अच्छी बात है कि उनके जो स्टैंडर्ड्स और मापदंड हैं वो इतने हाई है कि हम और अच्छा करने का प्रयास करते रहते हैं और आगे और मेरे को लगता है और इम्प्रूवमेंट ही होगा दिल्ली पुलिस में। आपसे मैं पूछूं कि हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आप दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली के लोग सुरक्षित हैं? दिल्ली के लोग पूर्णतः सुरक्षित हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, किसी को कोई तकलीफ़ है, हम हमेशा अवेलेबल हैं। हमारे थाने में फिर एसीपी हैं, डीसीपी हैं, जॉइंट सीपी हैं। कहीं पे भी आपको दिक्कत है, आप हमारे को भी संपर्क कर सकते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर में ईमेल भेज सकते हैं, वैसे आने में दिक्कत है।
फ़ोन तो 112 नंबर सबके लिए अवेलेबल है, रोज़ इतनी कॉल आती है हमारे को, हम सबका निपटारा करते हैं। तो दिल्ली के लोगों के विश्वास मुझे है कि हमारी पुलिस अच्छा काम करेगी। आपका विश्वास बहुत ज़रूरी है, जनता का। मेरा हमेशा ये मोटो रहता है कि क्रिमिनल के लिए, जो अपराधी है उसके लिए भय पैदा होना चाहिए पुलिस की तरफ से, और जनता में हमारा विश्वास होना चाहिए। जनता की जो कसौटी है उस पर खरे उतरना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, अगर जनता का विश्वास है तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो बेबुनियाद बात है या जो नैरेटिव को वो करना है, उससे मनोबल गिरता है। हम जो रातों रात सिपाही पेट्रोलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, हम उसको सम्मानित करते हैं। वो चोर को पकड़ता है, उसमें जान जोखिम में डाल के कर, जैसे सीमा पे एक प्रहरी होता है, तो ये डेली डेली इसकी नाइट पेट्रोल है, रातों रात सो नहीं पाता है, कहीं पे भी उसको दुर्घटना हो सकती है, वो कोई चाकू लेके चल रहा है, उसको काबू में करना है, वो भी उस पर हमला कर सकता है। तो इतनी चुनौती भरी जिंदगी है, और उसको इज्जत मिलती है तो हमें अच्छा लगता है, उसका मनोबल बढ़ता है। और नॉन परफॉर्मर को तो हम खुद ही जीरो टॉलरेंस है, करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है, ड्रग्स के प्रति जीरो टॉलरेंस है। तो हम खुद ही अपने जहाँ कोई त्रुटि करता है उसको सख्त से सख्त एक्शन लेते हैं। तो जनता का सहयोग मिलेगा तो और अच्छा काम करेंगे। तो ये थे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर रविंद्र यादव, जिन्होंने जनता को भरोसा दिलाया है कि दिल्ली पूरी तरह से सुरक्षित है और कानून व्यवस्था का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और पूरी तरह से इंश्योर किया जा रहा है कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक रहने वाली है। थैंक यू वेरी मच सर, जो आप आए और आपने ये भरोसा दिलाया कि जो दिल्ली है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। धन्यवाद।